गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। गैसेस मीन्स हमारे अंदर एक ऑक्सीजन होती है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से? लंग से टिश्यू को। टिश्यू में डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जो हमारे टिश्यू को ऐसे सप्लाई होती है, और जो टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसका ट्रांसपोर्टेशन वापस लंग को कैसे होता है, इन्हीं के बारे में जानते हैं। ठीक, आइए सबसे पहले देखते हैं जो हमारा बच्चों ब्लड है। ब्लड में ऑक्सीजन एक तो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो है 97%, इसका 97% ट्रांसफर होता है आरबीसी के द्वारा, और 3% इसका ट्रांसफर होता है प्लाज्मा के द्वारा। अच्छा, प्लाज्मा और आरबीसी अगले उसमें हम डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो ब्लड के बारे में डिटेल होगा, ब्लड सर्कुलेशन में। उसमें आरबीसी क्या होता है? ठोस होता है, ठीक। और प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। तो ऑक्सीजन का जो है इसका ट्रांसपोर्ट 97% आरबीसी के द्वारा होता है और 3% प्लाज्मा के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में 20 से 25% इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है आरबीसी के द्वारा होता है, रेड ब्लड जिनको सेल्स बोलते हैं, और 7% ये प्लाज्मा के द्वारा होता है, प्लाज्मा। और रेस्ट 70% ये ट्रांसफर बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, CO2। ठीक है, वही चीज इसमें दी गई है। पहले ऑक्सीजन का पहले इन्होंने बिल्कुल ये चीजें मैंने इसमें उधार दी, बिल्कुल आप समझ लीजिए। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड 97% क्या हो कह रहा है? 97% ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? इज ट्रांसपोर्टेड बाई आरबीसी, ठीक है, ब्लड में। और 3% क्या होता है? ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाई डिजॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा, ठीक। ये बच्चों थोड़ा सा मोटा पड़ रहा ज़्यादा। और देखिए ये आरबीसी और 70% आपका ये नियरली 20 से 25% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड किससे होती है? आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। 70% ये बाइकार्बोनेट के रूप में होती है, और 7% जो है डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा के थ्रू होती है, ठीक है। वही चीज़ें मैंने लिख दी। अब पहले सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक बच्चों। तो हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, उसमें 4 सब यूनिट होती हैं, जिस पर एक एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का करके ज्वाइन करता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन पे आएंगे और ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलकर के बनाते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन रेड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इन द आरबीसी। हीमोग्लोबिन कह रहा प्रोजेक्ट होता है किसमें? आरबीसी में। ऑक्सीजन जो इससे हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर में टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, इसे ज्वाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है ऑक्सीजन। कहाँ? ये लंग के अंदर घटनाएं होंगी, ठीक। और ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक जो है इसका यूनिट जो है हीमोग्लोबिन की 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से जो है उससे ज्वाइन करती है। और बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसका जो पार्शियल प्रेशर का मैंने आपको बताया था, पार्शियल प्रेशर कहाँ होता है? पार्शियल प्रेशर लंग के अंदर कितना होता है? 104 होता है, ठीक। और बाहर एटमॉस्फेयर कितना है? 159 ऐसे कुछ होता है। लंग के अंदर जब आता है तो उसका पार्शियल प्रेशर 104 होता है, 104 होता है। वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब ये जाता हमारा टिश्यू को, तो टिश्यू में जाकर के इसका पार्शियल प्रेशर क्योंकि वहाँ डिलीवर कर देता है, वहाँ पार्शियल प्रेशर किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वहाँ ज़्यादा होगा, लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर रहता है, ठीक है। पार्शियल हीमोग्लोबिन प्राइमरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स कुछ जो कि इसको अफेक्ट करते हैं बाइंडिंग को। कौन कौन है इसमें? ये तो टेम्परेचर है, हाइड्रोजन आयन है, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कैसा है, ये उसको अफेक्ट करते हैं। With this, a sigmoid curve is obtained, 1% saturation of hemoglobin oxygen is plotted against the PO2.
ये बच्चों जब ये देखिए ये हमारा पार्शियल प्रेशर दिया गया है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कैसा है, और इधर इसमें परसेंटेज दी गई हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की, उसकी परसेंटेज कैसी है। ये आप पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का देखिए, जब हमारा पार्शियल प्रेशर कितना होता है 100 जब है, तो इसमें सिचुएशन मेरा क्या होता है, नियरली 100% इसमें सिचुएशन हो जाता है, यानी कि इसकी जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से पूरी तरीके से उसमें जुड़ा रहता है, ठीक, उसको बाइंड होता है उसमें। ये 100% सिचुएशन जब होगा तो यहाँ 100% हमारा ये हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग उससे होगी। और देखिए जब लंग में हमारे, ये लंग में है, और जो हमारा टिश्यू में होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होता है 40 होता है। इस 40 पे जा करके आपका ये नियरली यहाँ पर आकर के इसका 75% यहाँ करके होता है, ठीक, इधर यहाँ जो 75 होता है। पार्शियल प्रेशर जो मेरा 40 होगा ये 70 होगा। इसका मतलब जब हमारा इधर ये ग्राफ जो है ये सिग्मॉइड ग्राफ कहलाता है, ये ग्राफ जब लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा तो ये एसोसिएशन करता है ऑक्सीजन से, और जब इधर को ये करता है तो डिसोसिएशन करता है, ठीक। जब इधर इसकी ये चलेगा ग्राफ इधर को आएगा तो इसमें एफिनिटी ज़्यादा बढ़ेगी इसके प्लस, एफिनिटी मीन्स लव एक प्रकार से मुझे प्रेम, ठीक है, ऑक्सीजन से उसका एसोसिएशन बढ़ेगा। और जब इस तरफ को ये जाएगा राइट साइड को जब चलेगा तो इसका डिसोसिएशन होगा, क्या, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कहाँ होगा, टिश्यू पे जाकर के होगा। वो चीज ये कह रहा है ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एल्विलाई। एल्विलाई क्या है, हमारा जो लंग से अंदर जो छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर को एल्विलाई बोलते हैं, जहाँ पर क्या है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक है और यहाँ पर लो है, कार्बन डाइऑक्साइड लो है, लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है एंड लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर इधर लो क्या हो, जब टिश्यू में हमारे जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू में जब मेटाबॉलिक रिएक्शन और सब डिसीज में जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें हमारी एनर्जी निकलती है, जिससे वहाँ का टेम्परेचर भी हाई होता है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी टिश्यू के अंदर ज़्यादा हो जाती है, ये भी इसको इफेक्ट करते हैं। लोअर पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट। पैरा कंडीशन में ये इसकी किस लिए होती है, फेवरेबल होती है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन को ले करके जब वो चला टिश्यू में आया तो ये सब ये जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होना, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना, ये उसके लिए फेवरेबल बना देते हैं कि ऑक्सीजन जो उससे डिसोसिएट करे, किससे, ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से डिसोसिएट करे। ऑक्सीजन गेट बाउंस टू हीमोग्लोबिन इन द लंग, देखो ऑक्सीजन जो है क्या होता है हीमोग्लोबिन से लंग की सरफेस पर बाइंड करता है और डिसोसिएट करता है किसको, टिश्यू को जाकर के वहाँ छोड़ देता है। इसमें एक डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। इसमें कह रहा है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है 5 ml ऑक्सीजन क्या करता है, टिश्यू को डिलीवर करता है, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो होता है, नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 100 ml ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, वो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, टिश्यू को सप्लाई करता है। अब दूसरे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए वो मैंने ऊपर आपको बताया था, इसमें हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें एक साइड पे हीम होता है जिसमें आयरन होता है, जिससे ब्लड अपना लाल दिखता है और वो उस पर जाकर के बाइंड करता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है। लेकिन जो ग्लोबुलिन साइड होता है, प्रोटीन है बेसिकली, जो उससे बाइंड करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस साइड में बाइंड करता है, इसलिए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन उसको बोलते हैं। इससे 20 से 25% क्या होता है, ये इससे बाइंड करता है, ठीक है, आरबीसी के द्वारा। और ये बाइंडिंग क्या करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन मेजर फैक्टर, ये पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का मेजर फैक्टर है जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जब हाई होगा, कहाँ होगा हाई, स्वाभाविक के टिश्यू में होगा, और ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा टिश्यू में, तो मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आकर्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग बढ़ेगी, जबकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड लो, जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, तो एलवीआई नहीं होगा, वहाँ ये जो है ये एसोसिएट करेगा लंग्स में और इधर आकर के इससे डिसोसिएट करेगा।
कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड। ठीक है, हीमोग्लोबिन से जो हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड टू द एल्विलाई। कहाँ जाकर के? एल्विलाई, लंग को जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। आरबीसी कंटेन्स वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ठीक, आरबीसी में एक और एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये आरबीसी में भी होता है और वेरी माइन्यूट अमाउंट में प्लाज्मा में भी होता है। ठीक, आरबीसी में तो होते हैं, आरबीसी में बहुत बड़ी ज़्यादा मात्रा में पाया था, थोड़ा बहुत अमाउंट ये प्लाज्मा में भी होता है। ये एंजाइम क्या करता है? इसको फैसिलिटेट करता बहुत है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। जब हमारा टिश्यू में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, उसका पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, 40 है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ आरबीसी के अंदर इससे जुड़ेगी H2O से, H2CO3 बनाएगी। ठीक है, H2CO3 बनाएगी और H2CO3 ये उसी में अगर ब्रेक हो जाएगी H2CO3 आयन में, बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में ये ब्रेक हो जाएगी। ये फिर H2CO3 जब ये आ जाएगी प्लाज्मा में आ जाएगी। ठीक, अब आरबीसी से निकल करके प्लाज्मा के अंदर आ जाएगी। आरबीसी ये प्लाज्मा कंफ्यूज ना हो आप, जैसे ये हमारी कोई नर्व है, कैपिलरी है या वेन है, तो उसके अंदर तो आरबीसी से फ्लो करते रहते हैं और उसमें प्लाज्मा रहता है, तो आरबीसी से निकल करके ये प्लाज्मा में आ जाएगा और फिर ये जब टिश्यू के पास पहुंचेगा, इसको जो है ये CO3 ये देखिए अपोजिट रिएक्शन कर लेता है, प्लाज्मा में आएगा, लेकिन जब एल्वियोलाई के पास पहुंचेगा तो फिर आरबीसी के अंदर चला जाता है, आरबीसी से H2CO3 बनाता है और H2CO3 फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना करके लंग को वापस कर देता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चों। ठीक, एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर कार्बन इज हाई ड्यू टू द कार्बन कैटाबॉलिज्म, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। आरबीसी प्लाज्मा CO3 माइनस H2 इस समय भी मैं आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। एक चीज़ यहाँ पर और महत्वपूर्ण है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वियोलाई। देखिए 100 ml क्या था हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को टिश्यू को सप्लाई करता था, और यहाँ 100 ml जो मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई को सप्लाई करना है। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक, अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बच्चों, ये रेगुलेशन कैसे हमारा रेस्पिरेशन होता है, ये कैसे रेगुलेट होता है, इसके बारे में बताएंगे। बच्चों हमारे ब्रेन में एक जो इधर मेडुला रीजन होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा सुना होता है, ब्रेन का एक पोर्शन होता है मेडुला। मेडुला में एक सेंटर होता है पीछे साइड में, जब वो RRC उसको बोलते हैं, ये दिया होगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। ठीक है, मेडुला कंटेन्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी रिदम डिमांड्स बर्ड। ये बच्चे न्यूरल सिस्टम के द्वारा होता है, इसका कंट्रोल न्यूरल सिस्टम मतलब जो हमारी नर्वस सिस्टम है, इसका कंट्रोल उसके द्वारा होता है। स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, ये देखिए ये मेडुला रीजन में होता है, प्रेजेंट होता है। द मेडुला रीजन और द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC इसको बोलते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो कि जिम्मेदार होता है किसके लिए, इसके रेगुलेशन के लिए। ठीक है, और दूसरा सेंटर एक और होता है जो कि हमारे ब्रेन में ही एक पॉन्स रीजन होता है, पॉन्स रीजन होता है जो इसको भी रेगुलेट करता है। इस देखिए आगे बता रहा है, एनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन कॉल्ड, इसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। ये एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है इसमें मेडुला में, और पॉन्स में क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। ठीक, ये भी मॉडरेट फंक्शन द रेस्पिरेटरी रिदम को, ये भी उसके ऊपर असर डालता है। और न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। जो ये न्यूरल सिग्नल्स है ये इससे पॉन्स रीजन में जो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये पी साइलेंट होता है, न्यूमेटिक पढ़ा जाता है। ये भी हमारे इंस्पिरेशन को ये रिड्यूस कर देता है, इंस्पिरेशन में सांस लेने की गति को रिड्यूस कर देता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन, उसी तरह को उसको रिड्यूस कर देता है। अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि रेस्पिरेशन की रेट को ये बदल देता है। और कीमोसेंट्रिक सेंटर भी होता है, सिचुएटेड इन द रिदम सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन की मात्रा जो बढ़ जाती है, फिर ये काम जो है करता है। ठीक है,
ये जो चीज़ें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये बढ़ जाता है, इंक्रीज दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, सेंटर को एक्टिवेट करता है, जो बदले में क्या करता है, रिदम सेंटर को क्या करता है, आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या करता है, नेसेसरी एडजस्टमेंट टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, इसको रेस्पिरेटरी प्रोसेस को नॉर्मल करने के लिए एक वो सिग्नल देता है उसको, ताकि उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है उसको एलिमिनेट किया जा सके। अच्छा, इसकी रिसेप्टर्स भी और जी जगह पड़े होते हैं। इसके रिसेप्टर्स एओर्टिक जो हमारी आर्क होती है उसमें, और कैरोटिड आर्टरी। एओर्टिक आर्क क्या है, मेन आर्टरी तो हमारी यही है, और जो कैरोटिड आर्टरी कौन सी होती है, वो आर्टरी होती है जो कि हमारे ब्रेन को ब्लड ले जाती है, ठीक है। तो ये कैरोटिड आर्टरी को भी उसमें रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स इसके अंदर ये होते हैं, कीमो रिसेप्टर, जो कि ये एक प्रकार से केमिकल होता है, ठीक है। कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन द कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को ये भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उसको, उसमें भी चेंज कर, ये चेंज भी उसका कर देते हैं। रिदम सेंटर को क्या है, ये रिमेडियल एक्शन के लिए उसको सिग्नल देते हैं। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है बच्चों, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब जो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के रेगुलेशन में इसका रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, इसका रोल बहुत नगण्य है। अच्छा बच्चों, आइए कुछ उसके बाद डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। डिसऑर्डर में इसके क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे। एक अस्थमा होता है। अस्थमा में ज़्यादातर जो हमारे ब्रेंकियोल्स हैं, ब्रेंकियाई और ब्रेंकियोल्स हैं, उसमें जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें म्यूकस आ जाता है। जब म्यूकस आ जाता है तो हमको क्या होती है, सांस में दिक्कत आने लगती है, तो ह्यूजिंग साउंड आने लगता है, जिसको बोलते हैं ह्यूजिंग साउंड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। ह्यूजिंग मतलब एक आवाज़ से निकलती, सीटी जैसी बजने लगती है, उसको अस्थमा में होता है, ठीक। ये हमारी ब्रोंकी और ब्रेंक्यूल्स की प्रॉब्लम है। और दूसरी इम्फाइसमा है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है बच्चों जो कि सिगरेट स्मोकिंग से होती है, ठीक है। इसमें एल्वोलर की वॉल डैमेज हो जाती है। एल्वोलर वॉल मीन्स जो लंग्स की छोटी छोटी एल्वेल है उनकी वॉल जो है डैमेज हो जाती है। इसका रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रिस्पिरेटरी सरफेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेशन का सरफेस मेरा हाई है तो ज़्यादा रिस्पिरेशन होगा, जब उसका डिक्रीज कर जाएगा तो रिस्पिरेशन क्या हो जाएगा, सरफेस हमारा डिक्रीज कर जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, इसमें सांस लेने में। इसका मेजर प्रॉब्लम क्या, सिगरेट स्मोकिंग दिया है। और देखो ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल में जो बड़ी बड़ी कहीं उद्योग लगे, फैक्ट्रियाँ लगी, स्टोन बिल्डिंग में, अगर आप कभी महोबा में जाएँ तो महोबा में एक जगह कवरे है बच्चों, वहाँ पर ये स्टोन बिल्डिंग का कार्य होता है, ये ज़्यादातर ये मर्ज वहाँ होता है, ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी ऑर्डर जो होता है। ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी ऑर्डर कहाँ होता है, स्पेशली इन्वॉल्व ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन ब्रेकिंग। हाँ, स्टोन पत्थर तोड़े, इनके पार्टिकल क्या होते हैं, वो घुस जाते हैं अंदर, तो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये उसको बिल्कुल जो कमज़ोर कर देते हैं। बॉडी हमारी सिचुएशन को झेल नहीं पाती, डिफेंस मैकेनिज्म को कमज़ोर कर देते हैं। लंग का एक्सपोजर जो है गिव्स राइज टू इन्फ्लेमेशन ऑन लीडिंग टू द फाइबर्स, तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। जो फाइबर्स जो अंदर होते हैं वो जो पार्टिकल अंदर घुस जाते हैं, एल्विलाई के अंदर घुस जाते हैं, उस पर फाइबर्स जो डेवलप होने लगते हैं, जिसको ये प्रोलिफरेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं, एंड दिस काजिंग द सीरियस लंग डैमेज। इसमें क्या होता है, लंग का बहुत सीरियस हमारा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस इंडस्ट्री में जो लोग काम करने वाले थे उनको एडवाइज किया जाता है प्रोटेक्टिव मास्क का इस्तेमाल करें, ठीक बच्चों। ये रहा आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और कल हम बॉडी फ्लूइड्स यानी ब्लड के बारे में आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे, ठीक बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अगर पसंद आया हो तो थम्स अप दें और लाइक करें।